हेलो स्टूडेंट, मैं नागेश्वर दुबे सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को ठोस अवस्था के बारे में बताया था। ठोस अवस्था कितने प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस के बारे में मैंने बताया था। तो इस आगे की इस क्लास में पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे ठोस के बारे में तो हमने बता दिया कि 2 प्रकार के होते हैं, एक अक्रिस्टली और एक क्रिस्टली। अब क्रिस्टली ठोस के बारे में मैं बताऊंगा यहाँ पे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ठोस के बारे में मैंने यही बताया था कि ठोस, द्रव और गैस में जो अणु होते हैं, ठोस में सबसे पास पास में होते हैं, द्रव में उससे दूर, गैस में उससे ज्यादा दूर। तो जो ये अणु होते हैं इन्हीं के प्रकार के आधार पे, मतलब कि ये अणु कैसे हैं, किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इन्हीं के आधार पे हमने क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा है। जैसे कि मैंने बताया था पिछली कक्षा में कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आप लोगों को कि जब इन्हीं अणुओं का स्थान एक निश्चित रूप से होता है तो क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। जैसे एक समान व्यवस्था के रूप में होता है तो वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे, जैसे यहाँ पे है। और अगर यही अणु रैंडम हो जाए, रैंडम मतलब कि इनका कोई विशेष नियम ना हो, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। ये क्रिस्टलीय ठोस, ये अक्रिस्टलीय ठोस। अब इन्हीं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ये जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनके क्या फीचर्स हैं, इनके क्या गुण हैं। तो अब इस गुण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो अणु होते हैं, पहले आते हैं हम आणविक ठोस पे। आणविक ठोस में क्या होता है कि जो इसके अणु होते हैं वो किसी भी तत्व के अणु होते हैं। जैसे हमारा HCl है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या H2O है। सॉलिड स्टेट में H2O मतलब सॉलिड स्टेट में, यानी कि बर्फ की अवस्था में। तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है कि अगर कोई तत्व, एक जैसे जो क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको पिछली कक्षा में 11 में बताया गया होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव विद्युत ऋणात्मकता तो इसकी ज्यादा होती है। तो जब ये यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो ये हाइड्रोजन के प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, इसका इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ध्रुव बन जाएगा। ध्रुव मतलब कि पोलर, प्लस माइनस, हल्का सा एक साइड में प्लस हो जाएगा। अगर ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ पे प्लस है तो एक साइड में निगेटिव, एक साइड में पार्शियल बोलते हैं इसको, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस जनरेट हो जाता है। यानी कि ये ध्रुवीय हो जाते हैं, 2 ध्रुव बन जाते हैं इसमें। तो इस तरह से ये ध्रुवीय ठोस कहलाएगा। और अगर ध्रुवीय नहीं होता, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब यहाँ पे भी क्लोरीन है तो क्लोरीन, लेकिन कार्बन है इसके चारों तरफ से, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब अगर खिंचाव होगा, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये भी खींचेगा तो इधर ये भी अपने साइड में खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, ये भी खींचेगा और यहाँ भी खींचेगा। तो एक तरह से टोटल जो होता है कि समराइज जो होता है, टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफेक्टिव, नेट इफेक्टिव 0 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय ठोस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन आबंधित ठोस। हाइड्रोजन आबंधित में क्या होगा कि जब हम जल को कंडेंस करते हैं, मतलब ठंडा करते हैं, तो H2O जो है, जैसे ये मॉलिक्यूल है हमारा वाटर का, ये H, ये H। अब दूसरा अगर यहां पे रहेगा दूसरा मॉलिक्यूल, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं कि जो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करते हैं। तो अब ये इसके आसपास कोई भी अगर छोटा सा मतलब एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो जनरली हाइड्रोजन में ही देखा जाता है कि ये क्या करते हैं, उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक होता है कि जिससे बॉन्डिंग बन जाती है। इसी बॉन्ड को क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है इसको। और इसी हाइड्रोजन आबंध के कारण जो जल है वो सॉलिड स्टेट में, कंडेंस करने पे सॉलिड स्टेट में चला जाता है। और अब ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आते हैं आयनिक ठोस। अब कुछ ऐसे भी होते हैं यौगिक या पदार्थ कहिए, जिनमें क्या होता है, वो आयंस में जुड़े होते हैं। अब जैसे नमक है तो Na+Cl-, ये मिलके बनाएगा एक कंपाउंड नमक, सोडियम क्लोराइड। तो ये आयंस आपस में मिलके एक दूसरे को, जैसे ये प्लस है ये माइनस है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके सॉलिड स्टेट अपने जो अणु है पास पास आ जाएंगे, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करके पास में आ जाएगा। ये Na है, प्लस है, ये Cl- है।
तो इनके भी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे घट जाएगी, तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने पे ये आयनिक ठोस कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं कि जो भी हमारे मेटल्स हैं, मेटल्स में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे ये है आपका फेरम मतलब कि आयरन लोहा, ये है कॉपर, ये है अर्जेंटम सिल्वर बोलते हैं इसको, ये है मैग्नीशियम। अब इन मेटल्स में क्या होता है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस में हमेशा घूमते रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में होता है। तो उस कंडीशन में ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का फ्लो करते हैं। जैसे कि अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी किया जाएगा तो एक सिरे से दूसरे सिरे पे चला जाता है, अगर हीट भी किया जाएगा, आपने जनरली देखा होगा कि अगर लोहे को एक सिरे से हीट किया जाए, मतलब उष्मा दी जाए, तो दूसरे सिरे पे उष्मा पहुंच जाती है, और करंट भी अगर एक सिरे से दिया जाए तो दूसरे सिरे पे पहुंच जाती है। मतलब ये कुचालक होते हैं उष्मा और विद्युत के, तो ये धात्विक ठोस के रूप में हो जाते हैं, पाए जाते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण। तीसरा है आपका सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। अब होता क्या है कि सहसंयोजक, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी तत्व अपने अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है, जैसे जो भी उसके ऑक्टेट रूल पढ़ाया गया होगा, तो उस कंडीशन के हिसाब से जो भी एलिमेंट है वो अपने आप को स्टेबिलिटी के लिए रिएक्शन करता है। केमिस्ट्री में कोई भी तत्व एक दूसरे से रिएक्शन सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी, अपनी एनर्जी को एक अपने लेवल पे मेंटेन करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी के लिए वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है SiO2 है या कार्बन है, ये सारे जो भी आपस में बॉन्डिंग जब होती है तो उस कंडीशन में यही होता है कि ये सब अपने आप में एक दूसरे से कनेक्ट होकर स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं। तो सर जो कोवैलेंट बॉन्ड है, जब आप लोगों को बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ाया गया होगा केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें बताया गया होगा सहसंयोजक क्या होता है कि मतलब दो, जैसे सपोज करिए दो इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को फर्स्ट ईयर में या फिर पढ़ाया भी जाएगा। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध। इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग के कारण जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजक बंध कहते हैं, और वही बॉन्डिंग के कारण जो यहाँ पे मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से बंध जाते हैं, बहुत ही काफी क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने पे क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं। ये होता है क्रिस्टली ठोस के बनने का कारण। अब ध्यान देने की बात यह है कि हमने आप लोगों को बताया था कि क्रिस्टली ठोस में अणुओं का जो स्थान होता है वो एक किसी नियम या पैटर्न पे होता है, ऐसा नहीं है कि रैंडम हो जाए। तो अब देखिए जो आणविक ठोस है पोलर होगा HCl, तो भी ये एक नियम से बना होगा। अध्रुवीय है, ये भी एक नियम से, जैसे हमने अभी बताया था कि CCl4 है, यहाँ पे Cl, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी हमने आप लोगों को बताया कि एक ऑक्सीजन है, दो ऐसे हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। तो ये भी एक जो स्ट्रक्चर है ये रैंडम नहीं होगा, ये स्पेसिफाइड होगा, वेल मैनर्ड होगा। दूसरी चीज है यहाँ पे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में भी जो NaCl है, आपको पता है कि Na+Cl-, तो Cl- के बाद फिर Na+ ही आएगा, दूसरा Cl- यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि ये भी क्या है पैटर्न के हिसाब से ही बनेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रिस्टली ही बनेगा। धात्विक ठोस है, ये भी इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण है, ये भी क्रिस्टली हो जाएगा। और नेक्स्ट है कोवैलेंट, तो कोवैलेंट बॉन्ड भी जो बनेगा वो वेल मैनर्ड पैटर्न पे होगा, इसलिए ये चारों जो है सब क्रिस्टली ठोस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक क्रिस्टली ठोस का जो यूनिट सेल होता है। यूनिट सेल के बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्रिस्टल के बारे में। जैसे जब हम अभी हमने बात किया कि क्रिस्टल जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं, धात्विक हैं, आयनिक हैं, सहसंयोजक बंध के द्वारा हैं, तो उस तरह से अब हम क्रिस्टल जो बनेगा, जैसे सपोज करिए अगर कोई मॉलिक्यूल से बनता है कि सिंपल लॉजिक जो आपके बुक में दिया गया है, टाइल्स वाली दी गई है कि अगर हम एक टाइल्स बिछा दें इस तरह से और उस टाइल्स में पॉइंट कर दें एक निश्चित स्थान पे दो बीमा के लिए, अगर कोई भी आकृति 2 डायमेंशन में है, सबसे आसान उदाहरण को समझाया गया है किताब पुस्तक में आपके। अगर हम इसमें सभी टाइल्स के बीच में यहाँ पे सेंटर पे एक मार्क लगा दें और इनको यहां से
रिमूव कर दें, ये जो पैटर्न है, तो हमारे पास एक डॉट वाला पैटर्न मिलेगा। ठीक है, इस डॉट पैटर्न पे हम ये देखेंगे कि जो सभी बिंदु जो हैं एक पैटर्न पे हैं, वेल मैनर्ड पैटर्न पे। ये देखिए, अब इसमें ये जो जितने बिंदु है, अगर हम इनको ये कहें कि ये हमारा क्या है कि एक मॉलिक्यूल है या आयन है या कोई भी एक अणु है, आयन है या धात्विक ठोस के लिए या किसी भी तरह से, मतलब कि एक एलिमेंट का है, ये पार्ट है, ये सबसे स्मॉलेस्ट। अब इस कंडीशन में अगर हम इसे ठोस मानते हैं 2 डायमेंशन में, तो हम ये क्या कहेंगे, ये टोटल हमारा एक जालक कहलाएगा, जिसे हम क्रिस्टल जालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक बोलेंगे टोटल। और इसकी सबसे छोटी इकाई, अगर हम इसे मान लेते हैं कि सबसे छोटी इकाई ये है, अगर 2 डायमेंशन में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एकक कोष्टिका। लेकिन एकक कोष्टिका को सबसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन आप तब कर पाएंगे जब 3 डायमेंशन में इस चीज को पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब कि हमारा लेंथ और ब्रीथ है, बस यहाँ पे लेंथ है, ब्रीथ है, 2 दिशाओं में ही बस एक्सपेंडेशन हुआ है इसका। नेक्स्ट जब हम 3 डायमेंशन में आएंगे, 3 डायमेंशन मतलब कि एक क्यूब बना लेंगे हम यहां पे। जब क्यूब बनाएंगे तब हमें पता चलेगा कि अब जो है कोई जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड था या NaCl था, हमने बताया था, तो NaCl में अगर हम क्या करते हैं, ये मानते हैं कि यहाँ पे एक Na है, एक Cl यहाँ पे है, यहाँ पे Na है, एक Cl यहाँ पे है, फिर अब ये Na है तो एक Cl यहाँ आएगा, एक Na यहाँ आएगा, ये Na यहाँ पे है तो Cl हो जाएगा, यहाँ पे एक Na होगा, फिर यहाँ पे एक Cl है तो ये Na प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एक Cl माइनस हो जाएगा, Cl माइनस। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा कि अब ये 3 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन में जब हम पढ़ेंगे इसको तो देखेंगे कि अब इसके बाद ही दूसरा, अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल, दूसरा NaCl वाला, कई सारे मॉलिक्यूल मिलकर इसमें बन रहे हैं, लेकिन दूसरा जब कोई सेल बनेगा या दूसरा पैटर्न बनेगा तो इसके बाद ही बनेगा, इस क्यूब के बाद ही बनेगा। तो उस कंडीशन में इसे हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल कहेंगे, एकक कोशिका। ये रहा यूनिट सेल इस कंडीशन में, यहाँ पे इस कंडीशन में ये यूनिट सेल रहेगा आपका। ठीक है, अब इस तरह से हम क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ेंगे। तो जो क्रिस्टल जालक पूरा पैटर्न हो गया हमारा, सिंपल लॉजिक है। एकक कोशिका जो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब कि अगर यहाँ 2 डायमेंशन में ली है तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ये हो गई, और अगर 3 डायमेंशन में ली है तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट 3 डायमेंशन का, यानी कि एक सपोज करिए कि एक अणु जो बना है वो है उसका, तो ये यहाँ पे यूनिट सेल ये बोला जाएगा, यहाँ पे यूनिट सेल ये बोला जाएगा। अब जब हम बात 3 डायमेंशन की करेंगे तो 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल के स्टे करने की पॉसिबिलिटी कई सारी है, तो उन्हीं पॉसिबिलिटी के हिसाब से उसको अलग अलग से नाम दे दिया जाएगा। जैसे यहां पे ध्यान दीजिएगा, थ्री डायमेंशन में अगर हम बनाते हैं ऐसे एक क्यूब, अब इसमें कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है मॉलिक्यूल के स्टे करने की। जैसे एक तो ये क्यूब है, तो अगर क्यूब है या क्यूबॉइड जो भी हो, सारे कॉर्नर पे क्या करे, कोई भी मॉलिक्यूल हो, आयंस हो, जो भी हो, वो यहां पे स्टे करे, इसके सभी कॉर्नर पे। एक केस ये बनता है। दूसरा केस बनेगा हमारे पास कि चारों कॉर्नर पे तो हो, लेकिन एक बीच में सेंटर में हो, मतलब कि जैसे एक क्यूब है तो क्यूब के चारों कोने पे हो और एक बीच में हो उसके। दूसरा केस हो गया सेंटर वाला। तीसरा है कि जो इसके फेस होते हैं, फलक होते हैं क्यूब के, उन फलक के बीच में हो और चारों कोनों पे हो। तो इस तरह से जब ऐसे अलग अलग रहेंगे तो इनके अलग अलग नाम होंगे, जो नाम इस प्रकार से हैं। जैसे जो जब इस टाइप का रहेगा, बीच में नहीं रहेगा, तो इसको सरल, सबसे आद्य मतलब सरल। नेक्स्ट है अंतः केंद्रित, जब बीच में आएगा एक सेंटर्ड हो जाएगा तो उसे अंतः केंद्रित बोलेंगे। अगर फलक पे है तो फलक केंद्रित मतलब फेस सेंटर्ड। इस तरह से इसके नाम लिए जाएंगे कि अगर जैसे यहाँ पे मान लीजिए फलक पे भी आ गया, ऐसे हम डॉट डॉट करके यहाँ पे एक फेस पे लगा दें। जो चूंकि यहाँ पे ये 2 डायमेंशन बोर्ड है, इसमें 3 डायमेंशन बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आसानी से
समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों के, लेकिन जब बुक में आप देखेंगे उसमें कलर के हिसाब से, यहाँ पे सिर्फ चाक और बोर्ड है, कलर के हिसाब से बनाया गया डार्क और लाइट करके। उस कंडीशन में आप देख सकेंगे कि फेस सेंटर्ड क्या है और ये टोटल कॉर्नर वाला कॉर्नर सेंटर्ड है या जो आधे सरल कोष्टिका के लिए बताया गया है, ये चीजें तो आपको वहां से क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा दोबारा हमें आप व्हाट्सएप पे या पर्सनल व्हाट्सएप पे या ग्रुप में पूछ लेंगे कि सर ये चीज मुझे नहीं समझ में आई है, दोबारा बताइए, तो फिर मैं बुक के हिसाब से उसका स्नैपशॉट लेके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है।